गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको पॉलिटी में आर्टिकल 31 बता रहे थे, 30 तक मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए आर्टिकल 31 में क्या बोला गया था। 31 में ये बोला गया था कि जो आपकी संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जो आपके संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हम अब वो मूल अधिकार नहीं रहा है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। और वो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार बन चुका है, ना कि हमारा एक मूल अधिकार है। कानूनी अधिकार वो होता है जो हमसे जनता तो नहीं छीन सकते, बल्कि सरकार, गवर्नमेंट हमसे क्या कर सकती है, छीन सकती है। सपोज करो आपका कोई गांव है, आपके गांव से कोई एक हाईवे निकल गया, तो सरकार क्या करती है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो लेती है, ठीक है, ले सकती है, और आपको उचित मुआवजा के रूप में कुछ पैसे वगैरह देती है, ठीक है, दे ही देती है। ऐसा नहीं कि ना ही दे, ठीक है, आपको पैसे वगैरह उसके दिए जाते हैं। तो अभी ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय, ठीक। तो ये अब क्या रह गया है, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और ये 44वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1978 में। इस ईयर में कई सारे संशोधन हुए थे, ठीक है, इसलिए डेट याद रखिएगा। और ये कैसा बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, इसलिए इसको 300 के का में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं हमें इसको रखना तो पड़ेगा ना, कानूनी अधिकार कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर रखा गया है, 300 के का, यानी आर्टिकल 12 और 35 इसके बीच से ये जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। मार्कर लेकर के आते हैं। तो ये कैसा अधिकार बन गया है, अब ये संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, अब देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी रेमेडी का ये काम करती है। संविधान जो है, ये जो हमारे मूल अधिकार उसने दे रखे हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आप जैसे सपोज करो हमारे जो अभी जैसा मैंने कहा था कि हमारे मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। और अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखानी तो चाहिए, कहीं ना कहीं इसको लागू कराने वाला इसको होना तो चाहिए। तो इसीलिए जो आर्टिकल 32 है ये मूल अधिकार को लागू कराता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मूल अधिकार को लागू कराता है, इसलिए इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये उपचार करता है, उपचारों का अधिकार, ये उपचार करता है, यानी ये मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में लागू कराता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत रक्षा करती है। यानी जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये जो हमारे मूल अधिकार थे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, इनका हमारा हनन हुआ है, आप इनको देखिए, आप इनको सुनिए। तो अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर 5 टाइप्स की रिट निकालती है। अब डायरेक्टली तो किसी को बोल नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट कि हाँ, अब जैसे सपोज करो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो गया, तो हम सीधे चले जाए सुप्रीम कोर्ट की, ये देखो हमारे ये मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मान लो कि हमको कोई जान से मार दिया या हमको कोई मारने वाला है, तो हमने उसको सीधे गया सुप्रीम कोर्ट में कि देखो वो हमको मारने वाला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक ही की बात थोड़ा सुन लेगी, वो आएगा बोलेगा कि ठीक है आप अपनी बात रखिए, कौन मारने वाला है उसको बुलाएगी, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब इसीलिए ये क्या है कि यहाँ पर वो सीधे क्या करती है, वो रिट निकालती है। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं वो, ठीक है, वो 5 टाइप्स की क्या करती है, रिट निकालती है। रिट जिसको हम याचिका कहते हैं, ठीक है, रिट या याचिका। अब इसमें क्या करता है कि जो 5 प्रकार की जो रिट होती है उसमें पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक है, यानी इसको हॉबियस कर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉबियस कर्पस। ठीक है, ये इस हॉबियस कर्पस ये इसका इंग्लिश नेम है, बट ये एक्चुअल इसका इंग्लिश नेम नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक डिफरेंट टाइप की भाषा है। हॉबियस कर्पस का मीनिंग ही नहीं होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ऐसे आपको 5 टाइप्स के रिट मिलेंगे यहाँ पर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? जो अगर आपने जैसे सपोज करो पुलिस किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है तो उसको वो 24 घंटे के अंदर कहाँ लेकर के जाती है? 24 घंटे के अंदर कहाँ लेकर के जाती है? जज के सामने लेकर के जाती है। जज के सामने सशरीर प्रस्तुत करेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी है, अगर उसको कोई अपराधी को उसने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अगर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब ये होता है कि जो हम आपने बंदी बनाया उसको प्रत्यक्ष लाओ हमारे सामने। ठीक है, वो क्रिमिनल है या नहीं है ये डिफ़ाइन कौन करेगा? ये वहाँ का जज डिफ़ाइन करेगा। यानी फैसला कौन सुनाएगा? जज सुनाएगा। और अगर आपने नहीं, सपोज करो अगर आपने नहीं ले गए, ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस थाने वगैरह पे नहीं ले गए या नहीं ले पाए। इसमें से आपको मैंने बता ही दिया था कि अगर थाने से अगर आप किसी बंदी को ले जाते हो तो वहाँ तक कोर्ट में पहुँचने का जो जाम का समय होता है वो काउंट नहीं होता है, और छुट्टी का दिन भी काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये दिन काउंट नहीं होते हैं। इसके बाद वो आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना है। अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया तो ये मान लीजिए कि आपकी नौकरी खा जाएगा जज, आपकी नौकरी तो गई। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब नॉर्मल तो ऐसे हो गया, अभी थानों पे क्या लगा दिया गया है? CCTV कैमरा लगा दिया गया है। और जहाँ पे देखो थाने वगैरह पे जो चौकी वगैरह होती हैं, थाने वगैरह, इसमें क्या होता है? इसमें से आप जो अपराधी होता है उसमें से आप ज़्यादा दिन तक उसको नहीं रख सकते हो। यानी वो 24 घंटे के अंदर मतलब उसको रखने तक की उसकी व्यवस्था होती है। 4, 6, 8, 10, 12, 24 घंटे के लिए उसको होता है। एक ऐसे बना देते हैं, ऐसे थोड़ा सा रूम टाइप के, और उसी पे आप ये मान लो कि 24 घंटे तक आप उसको आराम से रख सकते हो। इसके बाद उसको फिर ये कोई जेल थोड़ा है वहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल से कटघरा टाइप बना देते हैं, थोड़ा रूम टाइप, ताकि वो वहाँ पर रहे। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि फिर आपको जज के सामने ले जाना पड़ेगा। और अगर आप जज के सामने नहीं ले गए, ठीक है, तो क्या करेगा जज? फिर आपको क्या कर देगा? निलंबित कर देगा। ठीक है, सस्पेंड कर देगा। इसके बाद दूसरी बात ये आती है इसमें कि अब जैसे सपोज करो कि आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में अभी आपसे पूरी पूछताछ नहीं हो पाई, और इसके बाद आपको जज के अगर आप मान लो 24 घंटे तक उसको नहीं ले जाते तो भी दिक्कत है, और अभी से पूछताछ भी करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आदमी ने किसी को मार दिया। ठीक है, अब मार दिया, अब वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में आप क्या करोगे? उसे उसका जो पूरा बयान है वो पूरा लेने के बाद में, और जैसे उसके 24 घंटे उसके हो गए तो आप क्या करोगे? 24 घंटे होने से पहले आप उसको जज के पास ले जाओगे। अब जज वहाँ पर जो आप जाओगे तो जज अपने घर में थोड़ा रखेगा, कोर्ट में थोड़ा रखेगा। वो कहाँ भेज देता है? वो भेज देता है उसको जेल पे भेज देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। यानी जुडिशियल कस्टडी में वो क्या करता है? जज उसको भेज देता है कि जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता है, जब तक पुलिस उधर जा कर के पूरा छानबीन करती है, तब तक आप यहीं पे रहिए। जुडिशियल कस्टडी का जो टाइम होता है वो नॉर्मली 14 दिन के लिए होता है। ठीक है, कम भी हो सकता है, या अगर पुलिस चाहेगी तो उसको बढ़वा भी सकती है, बट नॉर्मली कितने 14 दिन के लिए ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जुडिशियल कस्टडी इसको बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, जो जेल की पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, क्योंकि देखो जो पिटाई होती है वो मोस्टली थाने में होती है। ठीक है, ये थाने स्टेशन पे होती है आपकी। ठीक है, चौकी पे होती है, और लेकिन जेल के अंदर पिटाई नहीं होती। वहाँ पर क्या एक तरीके से आप सज़ा काटते हो। ठीक है, तो ये जो पुलिस होती है जेल वाली, ये पुलिस नॉर्मल पुलिस से क्या होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब अगर आपको ऐसा लग गया कि हमको अब ये जो बंदा है, हम उसको पकड़ के उसको भेजे थे, अब वो हमको चाहिए, तो अब क्या करोगे? अब जो वहाँ का दरोगा होगा वो जाएगा जेलर को, वहाँ जो जाएगा जो DM होता है वहाँ का, ठीक है, जज होता है, उसको लिखेगा
कि साहब जो हम आपको उस दिन वो क्रिमिनल दे गए थे, अभी हमको उससे पूछताछ करनी है, उसको ले जा कर के दिखाना है, वो जहाँ जहाँ उसको मारा था 2-3 लोग उसको पहचानते हैं, उसका थोड़ा बहुत मिलान मिला है, उसका थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मिली, उसको वेरीफाई करना है कि ये वही है कि नहीं है। आप अगर इसको यहाँ पे रखोगे तो हम कैसे इसको जा कर के वहाँ पे इसको वेरीफाई करा, आप ये हमको दे दीजिए। तो अब ये पुलिस क्या करती है कि जो हम आपको दिए थे, ठीक है, जो हम आपको दिए थे क्रिमिनल, अब आप वो हमको दे दीजिए। तो इसको बोलते हैं पुलिस रिमांड पर दे देना, ठीक। वो भी क्या, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए ही क्या करती है, वो जज देता है, ठीक है। पुलिस रिमांड यानी वो देखो, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। डिमांड मतलब होता है आप जो अपनी चीज़ हमको देते हो, हम ही वो चीज़ आपको दिए थे, फिर हम दोबारा आपसे मांग रहे हैं, तो रिमांड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पुलिस रिमांड। और यहीं पे जब पुलिस वहाँ पे जब लाती है पुलिस ना, तो सारी कुटाई पिटाई ठुकाई सब कहाँ, सब यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो पुलिस रिमांड, तो आप ये समझ गए जुडिशियल कस्टडी, पुलिस रिमांड, ये सब चीज़ें क्या होती। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आप इसका क्या, जैसे सपोज करो कि आपको कोई थाने में 24 घंटे से ज़्यादा मतलब रख दिया, 24 घंटे से ज़्यादा रख दिया, 24 घंटे से किसी पुलिस वाले ने आपको ज़्यादा रख लिया, और ये आप समझाने पे या ये प्रूफ करने पे कामयाब हो गए सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, तो क्या करेगा फिर जज, उसको क्या करेगा, उसको नौकरी से सस्पेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सपोज करो आपके पास अगर ऐसे प्रूफ हैं तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप जीत भी सकते हो। प्रूफ है, अगर आपने साबित कर दिया तो फिर ये जज क्या करेगा, उसकी नौकरी खा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रिट ये निकालता है। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका हो गया ये परमादेश, ठीक है। परमादेश यानी हम इसको बोलते हैं मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस यानी हम आदेश देते हैं, ठीक है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है तो इसको आदेश ना बोल करके क्या बोलता है, मैंडेमस बोलते हैं, यानी परमादेश, सबसे बड़ा आदेश, परम आदेश, ठीक है, परमादेश देता है। जब कोई इंसान, ठीक है, ये केवल सरकारी इंसान के लिए है। अब प्राइवेट के लिए ये चीज़ थोड़ा अलग हो जाएगी। भाई जब सरकार किसी को पैसा नहीं दे रही तो वो थोड़ा इसको बोल देगी कि तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जब कोई इंसान अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करते हैं, उसके लिए परमादेश जारी कर सकती है, मैंडेमस जारी करती है। सपोज करो कि कोई शिक्षक है, ठीक है, और वो सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है। सही ढंग से नहीं पढ़ाने में बेसिकली गवर्नमेंट पे आप जाओगे, जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें टीचर लोग सही से नहीं पढ़ाते भी नहीं हैं। अगर वो सही से नहीं पढ़ा रहा है तो आप क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, मैंडेमस उसको जारी करेगा कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो। उसको क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूलों में आप देखोगे ना, गवर्नमेंट स्कूल में जितने जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें लोगों का एक ध्येय बन चुका है। मैं सही बता रहा हूँ, रियल में चीज़ बता रहा हूँ। टीचर जितने होते हैं ना, ये आज के ज़माने में ये फैक्ट है। टीचर जितने होते हैं उसमें से बस यही सोचेंगे कि यूपी टेट, ठीक है, या किसी स्टेट का टेट निकाल लेने से, ठीक है, किसी स्टेट का टेट निकाल लेंगे और टेट निकालने के बाद में सीधे बन जाते हैं। सीधे वो क्या चाहते हैं कि हम क्या बन जाएँ, सीधे टीचर बन जाएंगे। तो अब इसके बाद टीचर की जो नॉर्मली नौकरी क्या रहती है, 10 से 4, ठीक है। बैंक की क्या रहती है, 10 से 4। हालांकि बैंक वाले तो खैर काम भी करते हैं। ऐसे ही बता रहा हूँ, टीचर वाले ये इतने इनके मन बढ़े गए हैं। बताओ, ये जो टीचर है, ये जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, ये सब ऐसा करके जाते हैं, बच्चों को क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। इनका पर्पज़ यही होता है, टीचर निकालो, बस सैलरी लो, चुपचाप घर पे बैठो आराम से, ठीक है। तो ये जो जितने टीचर, ऐसा नहीं कि जो सरकारी टीचर है उनको नॉलेज नहीं है, ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि हम बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं। अरे कौन पढ़ाएगा, अब तुम ही बताओ। जो सरकारी अब इसीलिए तो ये चीज़ सब सारी चीज़ें होती हैं। प्राइवेट में ये सब चीज़ें लागू नहीं हो पाती। प्राइवेट में ससुरा अगर पैसा देगा ना तो आपको जमक के काम मिलेगा, वो, ठीक है, काम मिलेगा, चाहे वो किसी टाइप का भी काम हो, कहीं पर भी हो। प्राइवेट अगर रहेगा ना तो दबा के आपसे काम लेगा, और दबा के लोग सैलरी भी देते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट जो अच्छे जो संस्थान है, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ले लो, या कोई अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कोई कंपनी है, वो काम कराती है तो सरकारी से ज़्यादा पैसा देती है,
ठीक है। और सरकारी वाले में क्या है, भाड़ में जाए, काम करो चाहे ना करो, ससुरा पैसा तो आ ही रहा है, सैलरी तुम्हारी आ ही रही। तो इनका एक ध्येय बन चुका है। ऐसे हमारे कई सारे लोग हैं, वो तो दिमाग में बिठा लिए हैं, गाँव में रहेंगे आराम से बिल्कुल, खेती करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, भैंसे पालेंगे, दूध खाएंगे, इसके बाद टीचर बनेंगे, आराम से जा करके वहाँ पर खाएंगे, ऐसे ये सब तम्बाकू खाएंगे, तम्बाकू खा कर बतियाएंगे, राजनीति पूरी बतियाएंगे। और राजनीति बताने के बाद में हो कितना बज गया, 4 बज गया, टन 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 छुट्टी दे दी, सबको हो गया। अब तो सब मिड डे मील मिलने लगा, तो वहीं भी सब खाना भी खाते हैं वो लोग। तो ये होता है कि जब तक कोई अगर अपना काम सही से नहीं करता है तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, परम आदेश देती है, यानी इसको मैंडेमस बोलते हैं। तीसरा होता है को वारंटो, अधिकार प्रच्छा बोलते हैं, अधिकार प्रच्छा, ठीक है। को वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। जब कोई अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग करता है, मतलब जो जिसको अधिकार दिया गया है वो उस अधिकार को नहीं फॉलो करता है, वो उससे कुछ ज़्यादा बढ़ने चढ़ने लगता है या काम करने लगता है, तो उसके लिए को वारंटो जारी करती है। जैसे मतलब जो अपनी औकात से बाहर निकल जाता है। मान लीजिए डॉक्टर का काम है इलाज करना, ठीक है। अब मान लो किसी अस्पताल में कोई माली चपरासी इलाज करने लगे, वो जा करके सुई वगैरह लगाने लगे, तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया ना, उसका काम ही नहीं है। कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल में टीचर है मान लो नहीं है या हैं, ठीक है, चपरासी जा करके वहाँ पर जा करके पढ़ाने लगे बच्चों को, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये तो गलत है ना, ये तो उसका तो अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर बोला गया है अधिकार प्रच्छा, कि जो जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसको वही काम किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हो जाता है ऐसा, इसके तहत भी आप क्या कर सकते हो, को वारंटो मतलब क्या करके सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोलती है, को वारंटो। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके से कहीं पर आपको अगर मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जा करके उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा क्या होता है ना कि ऐसा होता नहीं है। अब जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर वो खाली नहीं है, अब वहाँ पर देखा गया कि उसका जो पियून है वो जा कर के क्या कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है, ठीक है। अब किसी ने इसको देख लिया या कोई जान गया, और सीसीटीवी कैमरे नॉर्मली होते हैं, कोई जा कर के इसके बाद उसमें हाई कोर्ट इसको वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट भाग गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा, उससे पूछेगा ये कोई डॉक्टर है कि क्यों रे, जब तेरे को यहाँ पर बोला गया है इलाज करने को, तो यहाँ पर पियून क्यों इलाज कर रहा है, चपरासी क्यों इलाज कर रहा है, ठीक है। तो कई बार ये लोग बच भी जाते हैं बोल कर, हालांकि पियून का काम ही नहीं है सुई लगाना, लेकिन ये लोग बोल के बच भी जाते हैं कि साहब कि जब हम इलाज कि हम किसी अदर मरीज में बिजी थे, और अगर अब ये जो इसको सुई लगा रहा था, इसको अगर न लगाते तो इसकी जान इसकी जा सकती थी, और हम एक लंबा ऑपरेशन कर रहे थे। तो इस तरह से बोल करके लोग बच भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप इनके खिलाफ क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हो, ठीक है। को वारंटो, जो जिसका काम है वो वही काम करेगा गवर्नमेंट की पोस्ट में, ठीक है, वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ये हो गया अधिकार प्रच्छा। इसके बाद आता है आपका आता है ये प्रतिषेध, क्या लिख रहा है ये, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रतिषेध, देखो ये जो ऊपर होते हैं ये किसी पर्सन के ऊपर लगते हैं, पर्सन यानी आदमी, इंसान के ऊपर लगते हैं। लेकिन चौथा और पांचवा है उत्प्रेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्जियरी, ठीक है, सर्जियरी, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मीनिंग है, ठीक है। सर्जियरी, उत्प्रेषण, ये जो लगते हैं दो, ये क्या होता है, ये जो अदालत होती है ये अपने से निचली अदालत को देती है, ठीक है। जो उच्च अदालत होती है, जो उच्च न्यायालय होता है, वो अपने से निचली अदालत को क्या करती है, ये फैसला देती है, ठीक है। ये उन पे लागू होता है। ये जो दो होते हैं लास्ट के, ये तीन तो किसी इंसान के ऊपर लागू होते हैं, बट ये जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो किसको देगी, हाई कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट है तो
लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगी, ठीक है, डीसी या एलसी। अच्छा एक बात है, ये सुप्रीम, मैंने कहा था ना कि अनुच्छेद 32 का यूज करके आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ये जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट तो निकाल ही सकती है, इसके लिए हाई कोर्ट भी ये रिट निकाल सकती है, आर्टिकल ये अनुच्छेद 232 का यूज करके, ठीक है, 226 का यूज करके क्या कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रिट ये जारी कर सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी नहीं कर सकती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रतिषेध मतलब क्या होता है कि जब कोई उच्च अदालत या कोई हाई कोर्ट निचली कोर्ट के लिए फैसला तब सुनाती है जब वो फैसला सुना रही होती है, यानी जब वो केस चल रहा होता है, तो ये क्या करती है, ये उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय यानी अपने से जो लोअर कोर्ट होता है उसको क्या करती है, एक तरीका का उस पर स्टे लगा देती है, उसके आर्डर को क्या करती है, रोक देती है, उस पर स्टे लगा देती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश का एक इंसान है, उत्तर प्रदेश का किसी पर्सन ने मान लेते हैं दिल्ली में आकर के किसी आदमी को मार दिया, ठीक है। अब कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो उसको मारा कहाँ पर है, दिल्ली में, तो उसका मुकदमा कहाँ चलना चाहिए, दिल्ली में, ठीक है। बट मान लीजिए उसका जो मुकदमा है वो चलने लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब जैसे मान लो किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान अगर उसने दिया भी, किसी ने अगर दे दिया तो उसको लगा कि यार मारा तो उसको वहाँ है और इसका मुकदमा चल रहा है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसने ध्यान दिया तो फिर उच्च न्यायालय होगा, यानी जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो उस फैसले को क्या करेगा, उसको वहाँ से रद्द कर देगा, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे नहीं भेजेगा भाई, वो क्या करेगा, वो इलाहाबाद के फैसले को, अभी देखो फैसला सुनाया नहीं है, अभी केस रनिंग पे है, तो इलाहाबाद के फैसले को अगर वहाँ पर चला गया है दिल्ली वाले फैसले को, वो क्या करेगी, रद्द कर देगी, और वो क्या करेगी, उस केस को वो अपने पास बुला लेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण सर्जरी मतलब आपने फैसला सुना दिया है, आपको याद होगा सन 2010 या 11 की ऐसी बात है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर जो फैसला सुनाया था वो विवादित फैसला सुनाया था। उसने एक भाग दिया था जो अयोध्या, जो फैजाबाद अयोध्या पे है, वहाँ पर उसने जो एक भाग, जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, जो ज़मीन है, ज़मीन का तो पूरा विवाद था, ज़मीन का तो पूरा मामला था, तो एक भाग को दिया गया था निर्मोही अखाड़ा को, एक भाग दिया गया था राम जन्मभूमि को, और एक भाग दिया गया था बाबरी मस्जिद को, ठीक है। तो ये इलाहाबाद के जो बेंच थी उसने जो फैसला सुनाया था, और 2019 आते आते ये पूरा फैसला, अब ये तो इन लोगों ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में उसमें से अपील कर दिया, तो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद के फैसले को पूरा काट दिया, जबकि उसने पूरा फैसला सुना दिया था, क्या कर दिया, उसको रद्द कर दिया कि ये फैसला मान्य नहीं होगा। वहीं पर बनेगा निर्मोही अखाड़ा, वहीं पर बनेगा राम मंदिर, वहीं पर बनेगा बाबरी मस्जिद, अरे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक तरीके को जनता को लड़ाने वाला काम हो गया कि ये यहाँ से बोलेगा ये अल्लाह अकबर, वहाँ से वो देख करके बोलेगा जय श्री राम, ये तो पूरा लड़ाने वाला काम हो गया, तो इससे तो मतलब ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसके फैसले को रद्द कर दिया, यानी उसने उत्प्रेषण लगाया था, सर्जरी लगा करके क्या कर दिया, रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये अपने से क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट अपने से जो लोअर कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर देगी, और हाई कोर्ट रहेगी तो लोअर कोर्ट का फैसला क्या करेगी, रद्द कर देगी। इसके बाद में जब ये जो 2019 पे जब मोदी जी की सरकार आई तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला क्या सुनाया था कि बाबरी मस्जिद बनने के लिए 2 एकड़ की ज़मीन चाहिए थी, तो उसको 2 एकड़ की ज़मीन नहीं, उसको मिली 5 एकड़ की ज़मीन, और वो 5 एकड़ की ज़मीन वो राम जन्मभूमि के पास में नहीं मिली, उसको बहुत दूर दिया गया था, धनीपुर के आसपास दिया गया था, वो बहुत क्या उससे दूर दिया गया था। अब राम जन्मभूमि के लिए ज़मीन तो ज़्यादा नहीं थी, बट ये मान लो कि, और अब उनको देखो, इनको ज़मीन बहुत ख़रीदनी पड़ी, उनको तो बाबरी मस्जिद वालों को ज़मीन ज़्यादा ख़रीदनी पड़ी, उनको तो 5 एकड़ ज़मीन मिल गई, और अपने यहाँ राम मंदिर बनने के लिए तो ये बहुत सारा पैसा आ गया था, सभी लोगों ने दान दिया था, ठीक है, ऑनलाइन सभी लोगों ने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था बहुत, राम की, चूँकि राम का जो जन्म हुआ था वहीं पर मंदिर बन रहा है, हमारी आस्था है, इस पर आस्था डिपेंड करती है ना, ठीक है।
तो ये मतलब इसका फैसला हुआ। बात समझ में आई? तो ये 5 प्रकार के रिट जो है ये आप जान गए। ये कौन सा जारी कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी कर सकता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो अनुच्छेद 32 है ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी ये मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। अरे जब यही नहीं रहेगा तो आपके मूल अधिकार की बात सुनेगा कौन? इसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालती है, इसी के तहत। अगर यही नहीं होगा तो आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ये क्या है? संविधान की आत्मा है। और प्रस्तावना को भी क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है? मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।